Only truth, nothing else. The Dare All, Bear All program. नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हिमीश मदान। आपके में ये HIM के बाद डैश क्यों लगता है? तो फादर ने ना बचपन में उन्होंने थोड़ी विजन लगाई, दूरदृष्टि लगाई कि नाम होना चाहिए यूनिक। तो अमृतसर में हिमीश ही अपने आप में यूनिक नाम था, क्योंकि गुजरात में हिमेश फिर भी थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन अमृतसर के हिसाब से हिमीश यूनिक था। बट पंजाब में क्या होता है ना, एक खींचने का एक टोन होता है कि राजेश जिसका नाम होगा ना वो बन जाएगा राजेश, राजेश सुरेश सुरेश। तो उनको था कि इसका नाम ना हिमीश बन जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने हाइफन लगा दिया बीच में, और उससे नाम भी यूनिक हो गया। तो अब उसको तोड़ के खींच दोगे, ओ हिम ईश। अब तो मैं ऐसे कहता हूँ, हिम बोलो, पहुंच लो, चाय पानी पियो, नाश्ता करो, फिर ईश बोलो। गुड वन, गुड थॉट प्रोसेस। तो ये न्यूमरोलॉजी तो नहीं है इसमें? नहीं, क्या बात कर, कोई न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मैं आज तक ये सोचता था कि इसमें न्यूमरोलॉजी। नहीं, काफी लोगों को लगता है, लेकिन नहीं, इट्स जस्ट के वो नाम को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए। तो यार ये डिजिटल मार्केटिंग के एंगल से तो प्रॉब्लम है डैश। हाँ, ये दिक्कत आई तभी अब डैश कम लगता है, अब सिर्फ हिम और स्पेस ईश होता है। अच्छा, क्योंकि जब 10th में गया, 10th तक तो हिम डैश ईश था, लेकिन 10th के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन का टाइम आया, CBSE बोर्ड वो कह रहे हैं आज तक हिंदुस्तान में कोई डैश आया नहीं नाम में, हम कैसे ले लें। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जितने टीचर आते होंगे हिम लिखने के बाद ये रोकते हैं, मैं बीच में डैश लगाइए। पूरी आधी जिंदगी आपकी डैश लगवाते बीत गई, और उसके बाद सामने वाला पूछता है ये क्या नाम हो, इसमें ये डैश क्यों बीच में आ रहा है। लेकिन इसका फायदा बहुत हुआ जो कि जैसे कभी मैंने एक न्यूज़पेपर में पोएम लिखी थी, तो उसमें स्कूल का नाम नहीं आया, शहर का नाम नहीं आया, सिर्फ हिम डैश ईश आया। तो पूरे शहर को पता था कि ये वाला है। यही है जो छकाता है, अपने नाम के बीच में डैश लगा के छकाता है। तो एक बार किसी को नाम देख लिया, उनको याद रहता है कि अच्छा अलग नाम है थोड़ा। परफेक्ट। और मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पर ये हैं, एंड ही इज अ यंग मोटिवेशनल स्पीकर, और अपनी फील्ड में काफ़ी रिनाउंड है ये। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये हिंदुस्तान की एकमात्र फैमिली है जिसमें घर में सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, या यूट्यूबर है, और सब की बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग। तो आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, TS मदान जी, वो इंडिया के सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। तो TS मदान आपके फादर है, और कौन कौन है घर में? तो मदर भी वीडियोस बनाते हैं, भैया भाभी हैं वो भी वीडियोस बनाते हैं, और मेरी वाइफ वो भी। सो बेसिकली वीडियोस बनाने से पर्पस है, सब अपने पैशन के साथ लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो हमारे जो भी चैनल्स हैं, कंटेंट हैं, उनके पीछे कुछ और नहीं है, एक ही चीज है, कैसे लोगों की लाइफ में चेंज ला पाए। नहीं, आपकी वाइफ की चैनल का नाम बड़ा यूनिक है। तो वो नाम आपने क्यों रखा? तो नाम है उनके चैनल का गुंजन शाउट्स। तो मैंने ध्यान से सुनना, गुंजन शाउट्स। हाँ, तो मैंने कहा जो मेरे पे शाउट हो रहा है इसको चैनलाइज कर ले, कुछ फायदा ले ले। तो चैनल दुनिया पे शाउट कर लो। तो भाई सुनो, जिसके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, आप उनकी जो एनर्जी है उसको आप चैनलाइज कर दो। चलो अब निकालते हैं, आपके अंदर का बाहर निकालते हैं। तैयार? मिक्सी में जाने का, देखते हैं चटनी बनती है कि मसाला बनता है। चलिए निकालिए। जीवन में सबसे ज्यादा अपमानित कब महसूस हुआ था? जब हमारा वो एक टाइम आया था, नेगेटिव टाइम फैमिली बिजनेस का, तो उस टाइम पे बहुत सारी अफवाहें शहर में थी। तो इस तरह के वायदे के भाग गए हैं, कई तरह की चीजें, लोगों ने कई तरह की गालियां देनी शुरू करी थी। तो उस टाइम पे स्कूल जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि स्कूल में मैं भी एक 7th 8th में हूँ, और मेरी उम्र के ही बाकी हैं, नादान उम्र है, तो उनको नहीं पता इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो लोग इस चीज़ का पूरा मजाक उड़ाते थे, पेरेंट्स का मजाक उड़ाते थे, जो भी खबरें वो सुन रहे थे, अफवाहें सुन रहे थे। तो मेरे लिए स्कूल जाना ही एक प्रॉब्लम बन चुकी थी कि कैसे फेस करूंगा, कोई थूक रहा है तो क्या करूंगा, कुछ तुम डिप्रेस हो रहे हो अंदर ही अंदर। तो वो वाला पूरा फेज बहुत अपमानित था। स्पेशली एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ जो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रिगर था लाइफ के बहुत सारी मेहनत का। तो घर में क्योंकि स्टेट ऐसा था, तो ऑटो हमने बंद करवा दिया था। ऑटो 350 रुपये 300 रुपये वो भी नहीं दे सकते थे। अच्छा। तो मेरी बुआ का बेटी का साइकिल था कि वो 12 नेक्स्ट में उसका खाली था साइकिल, तो एक फीमेल लेडी बर्ड पिंक कलर का साइकिल, आगे बास्केट लगी, वैसा सा साइकिल था। तो ये तो चला ले, स्कूल चले जाएगा, स्कूल आना जाना हो जाएगा, तेरी कोचिंग वगैरह कुछ भी होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब वो साइकिल पे मैं पिंक कलर के लेडी बर्ड पे 7th 8th क्लास में स्कूल जाता था। अब उस नादान एज में बच्चों को तो समझ नहीं है कि इसकी फैमिली सिचुएशन क्या है। जो मेरा मजाक उड़ता था, पिंक कलर और लेडी बर्ड, हाँ, वो पूरा एक स्टीरियोटाइप जो होता है, डंडी नहीं होती होगी, हिमीश को हिमशिका कह देना, हिमानी कह देना, इस तरह के नाम देने। अब लगता है क्या ही हो गया था, लेकिन उस टाइम पे
ये बहुत बड़ा ऐसा था कि मतलब साइकिल पिंक कलर का था, अंदर आग लाल थी कि ये ना कुछ करना पड़ेगा। एंड तब सर मेरे एक रिलेटिव ने कभी बचपन में एक मर्सिडीज कार का ना वो दिया था, टॉय दिया था। तब ना एक ट्रिगर सा आया था कि एक दिन ना लाइफ में मर्सिडीज लेके ना खरीद ली, ले ली थी ले ली है लेकिन वो ट्रिगर तब आया था क्योंकि तब ना मर्सिडीज ही पॉपुलर थी, तो वो एक गोल बन गया कि लाइफ में मर्सिडीज लेनी है, इतनी मेहनत करनी है। तो चाहे वो अब लगता है क्या एक जिद थी, लेकिन मुझे लगता है जरूरी होती हैं जिदें भी। तो आपने अपने उसी अपमान को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। बिल्कुल, पत्थरों को माइलस्टोन्स बना दिया, स्टोन्स को माइलस्टोन बना दिया तब तो ठीक हो मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी अपनी जिंदगी में कुछ बीती हो और इतनी कम उम्र से बीती हो, वही इंसान दूसरों को पावर देने का भी हक रखता है, मुझे ऐसा लगता है। एक मेरे को बात बताइए, आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बने? क्योंकि फादर शुरू से ट्रेनिंग कॉन्शियस रहे हैं, बुक्स पढ़ते रहे हैं, इस फील्ड के अंदर उनको शुरू से इंटरेस्ट था, पहले पैशन था, उसके बाद प्रोफेशन बना। तो तब उन्होंने बिठाया, मतलब घर की नौबत ऐसी थी कि शायद सुसाइड ऑप्शन थी उनके पास। पूरे शहर में 2-3 लोगों के साथ सेम चीज हुई, उन्होंने सुसाइड ही करी थी। तो फादर ने उस टाइम पे कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, कैसे पूरा शहर आपके अगेंस्ट है, कर्जा है, लीगल दुनिया आपके अगेंस्ट है, सब कुछ है, लेकिन तब भी उन्होंने कैसे इससे सीख कैसे सकते हैं, रोज फैमिली को बिठाना कि ये प्रॉब्लम्स हमें भून सकती हैं या बना सकती हैं, तो चॉइस हमारी है। वो सारी चीजों ने जिसकी वजह से वो बचे, हम बचे, फैमिली बची, और वापस हम दिल्ली आए, हमने स्ट्रगल किया, बिल्ड किया ये सारा कहाँ कुछ। की बात है? ये 99 अमृतसर की बात है। ओके। तो जब वापस हर चीज बिल्ड हुई, मैंने देखा कि ये सब कुछ हम वापस ला पाए, उसके पीछे रीजन एक ही है, वो है माइंड, कि हमने इस चीज पे काम किया, अपने थिंकिंग पे काम किया। तो फिर मुझे था कि एक दिन जब मैं 5-10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मेरा पूरा हो जाएगा, तो मैं एक ट्रेनर, एक स्पीकर बन के लोगों की हेल्प करूँ। तो आप कुछ एयरलाइंस वगैरह के बिजनेस उसमें थे, क्या था? हाँ, तो वो स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए मैंने क्योंकि पैसे नहीं थे कि मैं 12th के बाद कॉलेज जा पाता, इतने भी पैसे नहीं थे, तो 12th के बाद मुझे जॉब शुरू करनी थी। और उस टाइम पे 2005 में आप किसी को बोल दो कि आप 12वीं के बाद पढ़ना नहीं चाहोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो लोग कहते थे ये कुछ बनेगा ही नहीं लाइफ में। लेकिन तब फिर एयरलाइंस में जॉब शुरू करी, तो 5-6 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा। उसके बीच में जॉब छोड़ के स्टार्टअप भी ट्राई किया, तो हर तरह के हाथ पैर मारे, बिकॉज स्ट्रगल टाइम था। और उस टाइम में वही सारी बचपन की स्ट्रगल बहुत काम आई। सोचा था कि आराम से एक ओल्ड एज में जाके स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर जब मैं जॉब में था, मैं वही ट्रेनर प्रमोट हो गया। तो अच्छा, फिर तो वो अपने आप फिर उधर से रास्ता निकल पड़ा। चलिए, जब बहुत दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? देखो यार, दुखी तो होते होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई ट्रेनर है या स्पीकर है तो वो तो 24 घंटे स्माइल कर रहा है, वो कभी उदास नहीं होगा। वो भी एक ह्यूमन है, और ये सब इमोशन जरूरी हैं। उसकी भी बैंड बजती है, वो भी घर में गालियां खाता है, वो भी सब कुछ होता है। हमें रॉबर्ट थोड़ी ना बनना है, कोई मर गया, कोई छोड़ गया, बर्बाद हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ बोले जी, रहा। हम मशीन रहो, खुश रहो, ऐसा वो तो सब फर्क वही है कि हम कितनी जल्दी उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कि हम डिप्रेशन में जाने की जगह हम विद इन सम टाइम अपने आप को संभाल। तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो? बहुत दुखी हो आज, मतलब नुकसान लग गया, सबसे पहले तो मैं दुख को सच में फील करता हूँ। एकदम मैं ये नहीं कहता कि बैंडेड लगा दो, नहीं दुख नहीं है, मैं उसको फील करता हूँ। कभी रोते होते हो कि नहीं? आंखों में से आंसू आ सकते हैं, ऐसा फ्रीक्वेंट नहीं है, बट इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी आंखों में आंसू आए तो। तो बड़ी प्यारी चीज होती है जो इमोशंस, मतलब ह्यूमन बनाती है। नहीं, वो आधे देश में बोलते ना, मर्द होके रोता है। मैं बोलता हूँ भाई, रोना चाहिए। जब हंसने का मन करे हंसो, रोने का मन करे रो, गुस्सा आने का मन करे गुस्सा हो लो, दबाओगे अंदर तो एक्सप्लोड होगा। तो आंसरिंग द क्वेश्चन के सबसे पहले मैं उस दुख को फील करता हूँ, क्योंकि उसको अंदर लेना होगा कि हाँ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद मेरी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, वैसे ही मैं हर रोज करता हूँ, दुख के टाइम पे जरूर करता हूँ, ग्रेटफुल होने की। कि लाइफ में ना जब नेगेटिव चीज आती है ना, हमारा पूरा ध्यान उन चीजों पे चला जाता है, बट इतनी पॉजिटिव होंगी, इतनी नेगेटिव होंगी, उस टाइम पे स्पॉटलाइट उस पे चले जाती है। तो मैं उस लाइट को शिफ्ट करता हूँ कि तेरे पास बहुत कुछ अच्छा है, एक दुख आया, इसको हैंडल तू कर लेगा, तूने पास्ट में बहुत सारी चीजें हैंडल करी हैं। अमेजिंग। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का पर्सपेक्टिव आप देखें, सबसे पहला जो इन्होंने ब्यूटीफुल बात कही कि आप उसको एक्सेप्ट करो। यदि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो ऐसा है कि आप रियलिटी से भाग रहे हो, और वो रियलिटी आपको छोड़ने वाली नहीं है। फर्स्ट इज एक्सेप्ट करो, एंड सेकेंड द बेस्ट मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज बी ग्रेटफुल। क्योंकि इमेज जी, ये ट्रूथ है, हमारे ऊपर एक आध दुख आता है ना, लेकिन जिंदगी में उसके अलावा इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी नेमतें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर हेटफुल। वाह, बहुत बढ़िया। और मैं अपने सेशंस में कहता हूँ
कि जिंदगी मतलब यदि सबसे खूबसूरत शब्द आप मुझसे पूछोगे इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड और हिंदी में कृतज्ञता। तो जब आप, और हिंदी में भी उसका एक कोट है कि यदि आप कृतज्ञ नहीं होते ना तो आप कृतज्ञ होते हैं। क्या बात है, कितने लोग उठ ही नहीं पाते, तो हर दिन हर सांस के लिए कितना शुक्र है। तो मैं सभी यूथ से ये कहना चाहता हूँ जो भी शो को देख रहे हैं कि आपके माँ बाप ना बहुत मेहनत से आपको बड़ा करते हैं, एक एक इमोशन आपके पीछे लगाते हैं। जो ज़िंदगी में उन्होंने खुद के लिए नहीं किया वो आपके लिए करते हैं, और उसके बाद अचानक एक दिन छोटी सी डांट पर या थोड़े से परसेंटेज कम ज़्यादा होने पर आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा लेते हैं। रुक जाइए, एक भी सक्सेसफुल आदमी ऐसा आप दुनिया में नहीं पा सकते जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं आया हो। उल्टा मुझे तो कभी कभी लगता है कि सक्सेस स्टोरीज बनने के पीछे का कारण ही यही होता है कि दुख बहुत सारे आए। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, मतलब इतना अच्छा आंसर दिया आपने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज हिमेश भाई का एक आध क्वेश्चन में, तो आज इनको फंसाना ही फंसाना है। चलो भाई। अच्छा, वो ऊपर में ताश में कर। तो मेरे पास आया कार्ड, आस्क अ क्वेश्चन टू डॉक्टर उज्जवल पटनी। सो ग्रेट, सी अनदर पॉइंट टू बी ग्रेटफुल। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, सो नाइस। नाइस। आपकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत? एक ही सवाल की बात हुई है। एक ही है। ब्रैकेट होता था ना बोर्ड मास, ब्रैकेट तो में डाल दिया। और एंड लगा लगा के जो सवाल बताते थे। तो मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि किसी भी परिस्थिति में मैं दुख को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता या किसी लड़ाई को लंबा नहीं खींचता। जैसे आप आश्चर्य करेंगे, मेरी वाइफ से आज तक 4 घंटे भी बात बंद नहीं। मतलब हम लड़ भी लेना कितना, उसके बाद हमारे बीच एक अनसेट एग्रीमेंट है कि उसके बाद मैं जाके बोल सकता हूँ कि यार एक चाय पिला दो, और वो मेरे को बोल सकती है चलो घूमने चलते हैं। कोई पीछे का पास्ट वहां पे नहीं ला सकता कि 2 घंटे पहले ये हुआ था। सो टाइटन हिमेश मदान से देखते हैं और जिंदगी इनकी कहाँ पर अनवाइंड होती है। हाँ चलिए। मैं एक चीज कहूंगा बीच में कि इस फॉर्मेट की वजह से ना मजा बहुत आ रहा है। हाँ। क्योंकि बहुत बार हम पॉडकास्ट इंटरव्यूज ये बहुत आजकल हम कर रहे हैं, सब कॉमन है। हाँ। लेकिन ये डिफरेंट फॉर्मेट से ना एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिल बनी हुई है। इससे अपने को भी लगता है अगला क्या निकलेगा यार। तो डिफरेंट है, मजा है, सॉल सरप्राइजिंग। कुछ मंत्र बोलना है पकड़ने से पहले? बोल लो जो भी है। योर इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम? प्राइमरली माय फादर। प्राइमरली इसलिए कि पास्ट वर्ड बोलूंगा, लेकिन पास्ट का मेजर जो सेंट्रल पॉइंट है वो फादर ही हैं। उनको ही देखा है, एज अ यूनिवर्सिटी देखा है मैंने कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने जिया है। तो मेरे लिए मैं कॉलेज नहीं गया, स्कूल के बाद ना पढ़ाई करी कंप्लीट, तो मैंने सब कुछ वहीं से देखा है, रियल लाइफ से। कॉलेज नहीं गए? कॉलेज नहीं गया मैंने बताया 12th के बाद आए। घर की कंडीशंस ऐसी थी कि कॉलेज जा ही नहीं सकता। इंस्पायर मत हो जाना। मतलब ड्रॉप आउट्स की, सक्सेसफुल ड्रॉप आउट की कहानियां इतनी चल रही है कि कई लोग आगे बोलते हैं सर लगता है ड्रॉप आउट होने से ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं, ड्रॉप आउट होने के बाद भी जब लोग सक्सेस स्टोरी बनते हैं ना, ड्रॉप आउट को मत देखिए, उन्होंने सक्सेस स्टोरी बनने के लिए क्या किया, वो जर्नी इंपॉर्टेंट है। एंड फादर से एक बात और सबसे कहना चाहूँगा, एंड आपने भी महसूस किया होगा, जहाँ यंगस्टर्स रहते हैं अक्सर वो बोलते हैं पापा से मेरी नहीं पटती, हमारा जनरेशन गैप है। यार पापा आप क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता मेरे को, ये आपके युग की बातें हैं। तो जितने भी लोगों के पिता हैं, आप ये मान के चलिए वो आपको सलाह देंगे, क्योंकि उनका कर्तव्य है और वो आपकी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं और इसलिए सलाह देते हैं। वो आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं है, वो हर पल चाहते हैं सफल हों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हिमेश जी, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री, कि हर पिता खुश तब होता है ना जब उसका बेटा कुछ बन जाता है। बिल्कुल। हर पिता का शायद सपना होता है एक दिन मैं अपने बेटे के नाम से जाना जाऊं। तो टीएस भाई को बहुत आनंद आता होगा जब आप लोग को फेमस देखते होंगे। वो अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि राष्ट्रपति बनने में इतनी खुशी नहीं है, राष्ट्रपति का बाप बनने में ज्यादा खुशी है। अमेजिंग। तो सभी लोगों से आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपके पिता चाहे जैसे हों, उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए दी है, तो उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए। विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार अलग होने मात्र से डिसरिस्पेक्ट करने का राइट नहीं मिलता। परफेक्ट। बिल्कुल। चलिए तैयार। यार आप बहुत इंटेलिजेंट आंसर दे रहे हो, फंस नहीं रहे हो आप। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आप फंसा के रहोगे। देखते हैं। हाँ चलिए।
What are your top 3 business strategies? So पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी जो मेरी कई सालों से कंसिस्टेंट रही है और मुझे प्राउड फील होता है इन स्ट्रेटेजीज में, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस वैल्यू एनेबल्ड है, इसलिए अच्छा है, होनी चाहिए स्ट्रेटेजीज। तो जब चैनल शुरू किया था उस टाइम पे, तो अब मॉनिटरी 2012 में मैंने जब स्टार्ट किया वीडियोस, 2012 में शुरू किया। उस टाइम पे एड रेवेन्यू और व्यूज ही नहीं थे, तो एड रेवेन्यू क्या होना था, तो सरवाइव कैसे करना है, 1 साल के लिए तो सेविंग खत्म होगी, आगे क्या करना है। तो वो एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी थी कि चैनल के थ्रू मैं लोगों तक पहुंचूंगा, बट जब भी कॉर्पोरेट्स को नीड होगी तो वो मुझे बुलाएंगे, क्योंकि मैं लोगों के सामने होऊंगा। तो एक ब्रांड बिल्डिंग वाली चीज जो शुरू करी कि रीच बिल्ड करो, रीच अगर आपकी तगड़ी होगी, अगर आपकी लाइट ज्यादा है तो लोगों के ऊपर दिखेगा वो बिकेगा। तो ये वाली चीज तब से अब तक मेरे को फायदा दे रही है। आज तक एक भी मैंने मार्केटिंग ब्रोशर नहीं प्रिंट किया, एक भी ईमेल किसी कॉर्पोरेट को नहीं किया, आज तक कोई भी सेल्स के लिए पिच नहीं करी। 10 साल में जितना बिजनेस किया है सारा वो रीच की वजह से आया है, लोगों ने ही हमेशा बोला। तो आपकी पहली बिजनेस स्ट्रेटजी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो। बिल्कुल, ये मेरी स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं हर किसी को सूट करे। सवाल आप ही की है, सवाल आपका ही आज। यू आर द हीरो, दूल्हा आप हो। राइट, तो रीच मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रही है। दूसरा है वैल्यू लैडर, जिसको हम कहते हैं कि आप अगर किसी को, कोई आपको टाइम दे रहा है तो आप उसको इतनी वैल्यू दो कि 10 मिनट में मुझे 1 घंटे की वैल्यू मिल गई। जब उसको ये रियलाइज होगा तो वो समझेगा कि अगर आपको वो 500 दे रहा है तो उसको 5000 की वैल्यू मिलेगी। उसको 500 देने पे आप 5000 की वैल्यू दो, फिर वो आपको 1 लाख देगा, आप उसको 10 लाख की वैल्यू दो। तो आप अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म करते रहो, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ऊपर पैसे लगाने की। तो कभी कभी जो हम सोचते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या करें या क्यों नहीं चल रहा है, इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं। तो इन्होंने जो एक लाइन कही, आज 18 साल मुझे बिजनेस कोचिंग में हो गई, मैं हर बिजनेस ओनर से यही जाके पूछता हूँ कि आपका प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करता है, या शायद जो आपका कस्टमर है कल को कंपटीशन भी आ जाए तो वो आपको क्यों चुने। क्योंकि कॉस्ट कोई चुनने का कारण नहीं हो सकता, जिसके पास पैसा है वो और डिस्काउंट देते जाएगा और कैश बर्न करता जाएगा। डिस्काउंटिंग कैन नॉट बी द स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी जो किसी भी बिजनेस में लाइफ टाइम फेल नहीं हो सकती, आप अपने कस्टमर को वैल्यू दीजिए, और जब आप वैल्यू देंगे वो अगली बार आपको बड़ा पेमेंट भी करेगा। इवन कोई आपसे थोड़ा कम कॉस्ट में भी उस काम को करने आ जाएगा तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने वैल्यू ऐड की। अमेजिंग। थर्ड है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। एक कस्टमर हमारे इंटरनल भी होता है, वो होती है हमारी टीम। कोई भी बिजनेस को अगर आप स्ट्रेटेजाइज करो उसके बिना नहीं कर सकते, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनको इंटरनल कस्टमर्स कहता हूँ कि अपने इंटरनल कस्टमर्स का भी पूरा ध्यान रखना है, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, तो उनके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कैसे उनको मैं हर चीज में इन्वॉल्व कर सकूं, पार्टनर्स की तरह लेके चल पाऊं। तो चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे देख के पूछने वाला हूं। अच्छा। सो हिमेश जी, यू हैव डन अ लॉट, आई मीन, एंड कई चीज़ें जो मैं नहीं जानता था आपके बारे में वो मुझे आज पता चली। और आप लोगों को गोल देते हैं, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेस कोचेस का, हमारे पास सब लोग गोल्स लेने या लाइफ की क्लैरिटी लेने आते हैं। तो मुझे आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि दुनिया से जाने के पहले, ये सवाल है आपका, दुनिया से जाने के पहले क्या हासिल करना ही है? मतलब आपको लगता है कि यदि ये करके नहीं गया जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी? देखो, बहुत सारी ऐसी विश लिस्ट, बकेट लिस्ट थी जो पूरी करी है और पूरी होती रहेगी। उसकी डिटेल में जाएंगे तो लिस्ट है, वो तो हर साल जैसे 2-3 कबाड़ी वाली। तो गोल तो हर साल बनते हैं, पूरे होते हैं। कई जब ट्रैवल कभी किया नहीं था बचपन में, तो ट्रैवल भी गोल था। अब कई सारी कंट्रीज ट्रैवल कर लिया तो लगता है चलो ये लिस्ट तो चलती रहेगी। कार मैंने बताया, वो गोल था, पूरा हुआ। बहुत सारा ना मुझे था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, तो मुझे था बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन फंड करनी है। ये तब सोचता था जब पैसे नहीं होते थे। वो वाली विश को मैं हर साल पूरा करता हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के बहुत गोल्स पूरे होते हैं। अगर आप ये पूछो मुझसे कि क्या हासिल करना चाह रहा हूँ, तो कोई एक लाइन या एक माइलस्टोन ऐसा नहीं है जो मुझे करना है। अब मैं उस प्रोसेस में आ गया हूँ कि इसको एक्सपैंड करना है। अब इसको मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, मुझे हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा एक्सपैंड करना है, मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, उनकी लाइफ में चेंज लाना है, अपनी कम्युनिटी का पार्ट बना के, या वीडियोस का पार्ट बना के, या बुक का पार्ट बना के, या किसी भी तरीके, चाहे व्हाट्सएप से उनको वीडियो जा रही है, बट हर दिन कुछ ऐड कर पाऊँ और लास्ट डे तक ये हो कि हाँ मैं वो साइज़ को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ।
तो उसको मैं कभी नंबर में डिफाइन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब YouTube शुरू किया था तो गोल क्या था, 1 लाख सब्सक्राइबर, क्योंकि इससे ज्यादा किसी के होता ही नहीं था। जो हो जाए उस वक्त वो अचीव हो गया तो लगा 10 लाख हो जाए, सपना पूरा हो जाएगा। 10 लाख हो गए तो लगा कि नहीं यार, पोटेंशियल तो बहुत बड़ा होता है, हम क्यों अपने आप को टैप करते हैं। तो अब मैं लाइफ का एंड गोल डिफाइन नहीं करता हूँ, हर साल गोल्स डिफाइन करता हूँ। चलो अच्छी बातें तो बहुत हो गई। एक ऐसा सवाल है, ये बताओ आपके सबसे करीबी लोग आपकी कौन सी आदत से परेशान है? तो इसमें तो ट्रुथ ही चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं थ्रू आउट ट्रुथ है। मेरी वाइफ सबसे करीब होती है क्योंकि हर वक्त साथ हो आप। तो उसको 2-3 आते हैं मेरी जो बिल्कुल शायद लगता है कि नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक ओवर थिंकर रहा हूँ शुरू से, तो अभी भी ओवर थिंकिंग को मैंने चैनलाइज बहुत कर लिया, लेकिन अभी भी मेरी ओवर थिंकिंग है। छोटे मुद्दों पे कि बड़े मुद्दों पे? हर तरह के। मैं मतलब ज्यादा सोचने वाला इंसान हूँ। अब मैंने उसका फायदा लेना शुरू कर दिया, पहले नुकसान करती थी। बोले थिंकर बन जाओ। ओवर थिंकिंग है तो थिंकर बन जाओ। कंटेंट नहीं करता हो, ज्यादा सोच रहे क्या सोच रहे, चल वीडियो बना। तो अब फायदा होता है। लेकिन वो बहुत ही, उसकी नेचर ऐसी है कि एकदम डिसीजन लिया, एकदम करते गए, उसका फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। मेरी एक थोड़ा कैलकुलेटेड, प्लान्ड, एक चीज को अच्छे से सोचना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबको पता होनी चाहिए कि हम ना ओवर थिंकिंग को नेगेटिव ही कहते हैं। कि ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, मेडिटेट करके अपनी ओवर थिंकिंग खत्म करो। ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है अगर नुकसान नहीं कर रही तो। मतलब एक दिन मेरी इतनी ओवर थिंकिंग हुई, मैंने बैठ के बुक लिखनी शुरू कर दी। वही ओवर थिंकिंग माल पैदा कर रही है, फैंस पैदा कर रही है, रीच पैदा कर रही है। ओवरऑल आज की सारी चर्चा का सार ये है कि कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, कोई बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, कोई कुछ भी क्यों ना हो, दुनिया भर को रास्ता क्यों ना दिखाता हो, उसकी भी जिंदगी के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी दिक्कतें हैं, अपने स्ट्रगल्स हैं, अपने अप्स डाउन्स, डिप्रेशन, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उससे वो कैसे निपटते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और उसके बाद कैसे बाउंस बैक करते हैं। क्योंकि जब तक अंदर पावर नहीं होगा ना किसी के, वो दूसरों को पावर नहीं दे सकता। तो इसीलिए आज यहाँ पर हम हिमेश मदान जी को उज्जवल पाटनी इंटरनेशनल और बिजनेस जी तो .com की तरफ से पावर थिंकर अवार्ड देके सम्मानित करते हैं। सो वी आर प्राउड, हम आपको यहाँ पर पावर थिंकर अवार्ड देते हैं और आप अपने पावर से यूं ही लोगों को इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच।